नमस्कार मित्रों, तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी हलचल है। ठीक है, हलचल इसलिए नहीं है कि तमिलनाडु में 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, बल्कि हलचल इसलिए है कि तमिलनाडु की राजनीति में जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस करने को तैयार नहीं होता था, उस तमिलनाडु में आज द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके एक तरफ जहां अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी एआईएडीएमके के पलानीसामी को टारगेट नहीं कर रही है। टारगेट किसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को कर रही है। क्यों कर रही है टारगेट? इसलिए कि डीएमके को लग रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में अगर इस चुनाव में कोई भी पार्टी नैरेटिव सेट करने में सफल हो रही है तो वो पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। और उसके पीछे कई कारण है मित्रों, कई कारण है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 वर्षों के अंदर तमिलनाडु में अपनी पार्टी का विस्तार करने का प्रयास किया है, उस प्रयास का परिणाम है कि आज तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी अनटचेबल नहीं है। एक तरफ जहां डीएमके के लिए बीजेपी अनटचेबल है, जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लिए विजय की पार्टी विजय की पार्टी टीवीके अनटचेबल है, वहीं अन्ना द्रमुक एआईएडीएमके के लिए ओ पनीरसेल्वम अनटचेबल, दिनाकरन अनटचेबल, टी विजय अनटचेबल। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु की राजनीति में आज सबसे बड़ा जो फायदे की स्थिति है वो ये है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही टी विजय की पार्टी, डीएमके, कांग्रेस पार्टी ये सब भारतीय जनता पार्टी को अनटचेबल मानती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में किसी को भी अनटचेबल नहीं मानती। आपको याद होगा विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में वर्तमान में सबसे बड़े नेता के अन्नामलाई ने स्पष्ट रूप से कहा था टी विजय को कि अगर डीएमके को हराना है तो साथ आइए, तभी आप हरा पाएंगे। अदरवाइज वर्तमान परिस्थिति में डीएमके को हराना, जब तक जितने भी डीएमके विरोधी राजनीतिक दल है सब साथ नहीं आती, तब तक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को हराना, वहां पर एमके स्टालिन को हराना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है मित्रों? इसलिए नहीं है कि डीएमके के खिलाफ एआईएडीएमके का अब से पहले जितना भी चुनाव हुआ 2021 का चुनाव डीएमके जीती। एआईएडीएमके तभी चुनाव जीती है जब एआईएडीएम का नेतृत्व भी जयललिता, एमजी रामचंद्रन जैसे करिश्माई नेताओं के हाथ में रहा। अब तक पलानीसामी केवल एक विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया है, जो चुनाव एआईएडीएमके हार गई थी। यह सच्चाई है और यहीं से शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एआईएडीएमके को साथ रखकर अगर हम ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में तमिलनाडु में इतनी ताकत नहीं है बीजेपी की कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में होगी, अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी तो किंग मेकर भी नहीं बन सकती है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमने देखा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लगभग बीजेपी को 12% वोट मिला अपने बलबूते लड़ते हुए। हाँ, एक बात तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है। जैसा मैंने इंट्रो में कहा मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु की राजनीति में बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम है कि आज आप द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के किसी भी नेता को सुनिए, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे दयानिधि मारन हो, चाहे डी राजा हो, सबके जुबान पर केवल और केवल हिंदी है, हिंदुत्व है, सनातन है, मोदी है, अमित शाह है। साबित क्या होता है? डीएमके के जितने भी नेता हैं सनातन धर्म को क्या मलेरिया, बिच्छू, मतलब हिंदी विरोध, हिंदी कोई मुद्दा नहीं है तमिलनाडु के चुनाव में। फिर भी बीजेपी का विरोध करने के लिए हिंदी को मुद्दा बनाया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों की पार्टी है। तमिलनाडु में की राजनीति को केवल द्रविड़वादी पार्टियों के लिए जो एक नैरेटिव तैयार किया जाता है कि गैर द्रविड़ पार्टी मतलब डीएमके और एआईएडीएमके के अलावे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए तमिलनाडु में
की राजनीति में कोई स्थान नहीं है, इसलिए कि हिंदुत्व और द्रविड़वाद दोनों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बताने का प्रयास किया जाता है डीएमके के द्वारा। वही हाल लगभग बीजेपी के साथ भले ही हो एआईएडीएमके, लेकिन एआईएडीएमके भी है। और उसके पीछे कारण है मित्रों, उसके पीछे कारण है कि इन दोनों पार्टियों को, चाहे वो डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, इन लोगों को लगता क्या है? इन लोगों को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल अगर फिर से, या फिर कांग्रेस भी अगर फिर से एक बार तमिलनाडु की राजनीति में, अगर जो स्थिति 1967 से पहले कांग्रेस की हुआ करती थी कि तमिलनाडु की राजनीति भी राष्ट्रीय राजनीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करती थी, वैसी स्थिति अगर आ गई, और वैसी स्थिति आने के बाद अगर तमिलनाडु के लोगों के मन के अंदर जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि राष्ट्रीय राजनीति और तमिलनाडु की राजनीति अलग अलग है, राष्ट्रीय मतलब हिंदी और तमिल के अंदर झगड़ा है, हिंदुत्व और द्रविड़वाद के बीच झगड़ा है, अगर ऐसा जो एक परसेप्शन क्रिएट करके रखा गया है तमिलनाडु के अंदर, वो धारणा टूट जाएगी। तमिलनाडु के लोग भी वैसे ही जैसे कर्नाटक के लोग बदल गए, जैसे केरल के लोग बदल रहे हैं, जैसे तेलंगाना के लोग समझ रहे हैं कि कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ठीक है, मतलब गुवाहाटी हो या कन्याकुमारी, कोई अंतर नहीं होता है मित्रों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर कामाख्या तक पूरा भारत एक है। यह धारणा तमिलनाडु में मजबूत हो जाएगा। यह डर दोनों पार्टियों को, डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, इन दोनों पार्टियों को यही डर सताता है। इसीलिए इस चुनाव में जब से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, एक तरफ उसी समय से आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व के प्रति तमिलनाडु के लोगों का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन इस आकर्षण को सबसे बड़ा स्वर दिया तमिलनाडु में के अन्नामलाई ने मित्रों। के अन्नामलाई के 2020 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार तमिलनाडु में के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी धारणा थी तमिलनाडु के लोगों की, उस धारणा को बदलने में काफी हद तक सफलता पाई। परिणाम देखिए, मैंने कई बार कहा है मित्रों, अलग अलग वीडियो में कहा है कि कार्तिकेय दीपम विवाद जो जानबूझकर डीएमके के लोगों ने खड़ा किया, उसके पीछे मकसद क्या था? क्या मकसद था कि सिकंदर शाह के मजार पर जाकर, वहां पर जहां तमिलनाडु में 5% आबादी मुसलमानों की है मित्रों, सिकंदर शाह के मजार पर जाकर चादर चढ़ा सकता है, लेकिन कार्तिकेय दीप नहीं जल सकता है। तब भी इसके बावजूद जब तमिलनाडु के हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने, पहले सिंगल बेंच ने आदेश दिया, फिर डबल बेंच ने आदेश, जजों की बेंच ने आदेश दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार को मैंने जबरदस्त खिंचाई किया, उसके बावजूद कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से हिंदुओं को रोका गया, जिस प्रकार से जो यात्रा भरत पूजा नदी मतलब माघ महोत्सव के दौरान निकलने वाली थी तमिलनाडु से, भरत पूजा नदी के उद्गम स्थल के पास से, उसको रोक दिया गया, उसको परमिशन नहीं दिया गया एमके स्टालिन की सरकार के द्वारा, केवल इस आशंका से कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो जाएगा। अब बताइए कि केरल के 90% आबादी के अधिकार पर कुंडली मार के बैठना, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में इस चुनाव के अंदर 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद है मित्रों कि किसी भी तरीके से डीएमके को सरकार सत्ता से बाहर किया जाए। उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पलानीसामी को समझाने का प्रयास किया, कई मामलों में सफलता मिला है। दिनाकरन के मामले में बीजेपी को सफलता मिला है, लेकिन यह सफलता कब तक बरकरार रहेगा यह कहना मुश्किल है। पलानीसामी भी आप कह सकते हैं कि लगातार जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता स्टालिन वाला है, रास्ता ही है, लेकिन पलानीसामी को यह भ्रम है कि वो स्टालिन के जितने ही ताकतवर है। पलानीसामी को यह भ्रम है कि अन्ना द्रमुक आज उतनी ही ताकतवर है जितनी ताकतवर जयललिता के दिनों में हुआ करती थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आप कहेंगे मित्रों कि अगर ऊपर से आपको देखने में लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं फंस तो नहीं गई है पलानीसामी के फेर में,
कि पलानीसामी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं के अन्नामलाई को किनारे लगाना पड़ा है, कहीं पलानीसामी के कारण भारतीय जनता पार्टी ओ पनीरसेल्वम से दूर हो गई है। लेकिन जिस प्रकार की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए, मित्रों कभी भी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्री पोल ही नहीं बल्कि पोस्ट पोल भी नए समीकरण गढ़ने की तरफ भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आगे बढ़ रही है। मित्रों शायद आपको पता होगा तमिलनाडु में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 40 राजनीतिक दल हैं, दोनों गठबंधन में बटे हुए हैं। लगभग 40 राजनीतिक दल हैं मित्रों, और ये 40 राजनीतिक दल लगभग 20 से 25 जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही वो कारण है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में किसी को अनटचेबल मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी को हम ये कहें कि नहीं हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी दल हैं प्रायः डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम को छोड़कर सब के सब जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का अम्ब्रेला खड़ा करना चाहती है तमिलनाडु में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मौके के इंतजार में है। मौके के इंतजार में है भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी वीसीके को भी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पाले से खींचकर अपने साथ ला सके। तमिलनाडु की राजनीति में वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए वामपंथी दल, कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलावे कोई अछूत नहीं है। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ भी जा सकती है। आप कहेंगे तब तो भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी हो गई। मित्रों राजनीति का एक सबसे बड़ा चरित्र क्या होता है कि राजनीति में बड़े सफलता पाने के लिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन हुआ करता था, और उसके पीछे कारण होता है मित्रों, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जब अकाली दल के साथ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहां अकाली दल के साथ होता है तो केवल 2 राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं होता बल्कि 2 समाज का गठबंधन होता है, हिंदू और सिख का गठबंधन होता है। वही स्थिति मोटे तौर पे आप कह सकते हैं तमिलनाडु की राजनीति में है। तमिलनाडु के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो अम्ब्रेला का निर्माण करना चाहती है, अभी वर्तमान गठबंधन के स्वरूप को आप फाइनल मत मानिए, अभी चुनाव के घोषणा होते होते बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं तमिलनाडु की राजनीति में, और केवल चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी रीअलाइनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की पॉसिबिलिटी बनती है तमिलनाडु में। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में मैंने बताया, ई पलानीसामी के नेतृत्व वाला एआईएडीएमके का गिरता हुआ प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।